आज के इस भौतिकतावादी समाज में एक और जहां युवाओं में सबसे ज़्यादा प्रेशर है कैरियर को लेकर, और इस कैरियर को प्रेशर न झेल पाने के कारण वो कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्किल। इन सब बिंदुओं को जानने समझने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मंजू खोखर जी हैं, जो मेरठ कॉलेज की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। मैडम, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले सवाल यही है कि आज के दौर में जो युवा हैं उनके अंदर इतना प्रेशर वो लेके घूम रहे हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, तो वो प्रेशर रिलीज कैसे होता है, क्या कारण है उसका? देखिए, सबसे पहले तो प्रेशर रिलीज करने से पहले तो सबसे जानना ये जरूरी है कि वो प्रेशर आया क्यों जी, बच्चे ने प्रेशर को लिया क्यों जी। जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये कि पेरेंट्स, हमारी यहाँ बच्चे की शुरुआत हुई पेरेंट्स से। बच्चे ने घर में अपना टाइम व्यतीत किया, जो हमारी पेरेंटिंग है वो हमारा रूट कॉज है। हमारी पहली बात तो पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स हैं वो शुरू से बच्चा छोटा है तभी वो चाहते हैं बच्चा एक्सीलेंस में जाए। बच्चे के मार्क्स जो है 95, 90 से ऊपर जाने चाहिए, उससे नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर आप मार्क्स की बात कर रहे हो, प्रेशर की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है नहीं तुम्हें नीचे नहीं जाना है, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। तो बच्चे के दिमाग में आ गया सारी चीज़ें कि भाई मैं कैसे अब बच्चे ये देखा ही नहीं कि उसके अंदर वो कैलिबर है या नहीं है, बच्चा उस चीज़ को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। पहला कारण। दूसरी चीज़ ये कि जो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट देख रही हूँ कि बच्चे को जितना समय पेरेंट्स को, खासतौर से मदर को अपने बच्चे के साथ देना चाहिए, वो उतना डिवोट नहीं कर पा रही जी, है ना। बच्चा जो पल रहा है वो या तो आया के साथ पल रहा है या अकेला पल रहा है। तो अकेला जो बच्चा पल रहा है वो क्या करेगा कि माँ तो कह के चली गई कि तुम्हें पढ़ना है, लेकिन वो बाद में क्या कर रहा है वो बच्चे माँ को नहीं पता। वो टीवी देख रहा है, वो इंटरनेट पे अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो जितना समय उसको देना चाहिए वो शायद नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि आज की जो हमारी पॉलिसीज़ भी हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो भी यही कहती हैं कि क्या कहते हैं, मार्क ओरिएंटेड ऐसा नहीं, गोल ओरिएंटेड जिसे आप कहते हैं। गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, आपने वो टारगेट हिट करना ही करना है ना। और नहीं करोगे तो उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, स्कूल का जो क्रेडिट है वो खराब हो जाएगा। तो स्कूल वाले भी अगर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर भी टीचर का उतना ही प्रेशर होता है ना। वो बच्चे को तमाम सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। यानी हमें जो उस टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में, या हम लोग भी जिस समय में होते थे, तो बुकिश लैंग्वेज से ज़्यादा हम जो करके करते थे। अब जो बच्चा सारी चीजें टैबलेट पे करेगा, यानी लिखेगा नहीं उसको, तो जब तक हम कोई चीज लिखते नहीं है, देखिए मैं रूट पे जा रही हूँ, लिखते नहीं है तो हमारा ब्रेन भी मैपिंग नहीं करता। हम सिर्फ हमने टैबलेट पे लिख कर दिया, उससे हमने देख लिया, लेकिन जब तक हम पहले लिखते थे, आज भी जितना भी हम लिखेंगे तो ब्रेन को, मैं समझती हूँ 2 बार लिखने के बाद तीसरी बार आपको मेमोरी करने की जरूरत है। क्या ये समझें कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा प्रेशर में है या प्रेशर अपने आप में वो महसूस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो लिखना शुरू करे कि जब आप लिखते हैं तो अपनी जो भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं वो तो रिलीज कर ही रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी उसी चीज़ पे आ रही हूँ कि बच्चे ने प्रेशर क्यों लिया, मैं उसकी बात पे आ रही हूँ। दूसरा इसमें जो, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, लेकिन अब मैं बात करती हूँ बच्चे की खुद से जुड़े हुए, उसका अपना व्यक्तित्व क्या है, उसका ग्रोइंग अप कैसी हो रही है ना, उसकी बात करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर। देखिए, एक ही परिवार के 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत अच्छी जगह निकल जाता है, दूसरा बच्चा नहीं निकल पाता। अब पेरेंट्स ने तो दोनों को एक साथ माहौल दिया, लेकिन बच्ची का जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, जिसको फ्राइड भी बोलते हैं, कि हम कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर, कई बार हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ले जाता है, जिसमें हम 2 तरह की इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लाइफ और डेथ। अगर लाइफ इंस्टिंक्ट हम एंसेस्टर से लेते हैं तो हम कितना भी प्रेशर हमारे सामने आ जाए, हम उसको आराम से निकाल जाते हैं। हम उसको, क्योंकि हमारी जो हमने परसेप्शन लेवल बनाया वो पॉजिटिव ही जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर डेथ इंस्टिंक्ट आ गया, वो किसी भी एंसेस्टर से आ सकता है, वो जरूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स से आया, वो कहीं से भी आ जाएगा। तो हम छोटे से भी छोटे काम में बहुत प्रेशर लेते हैं कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। आपने देखा कि बच्चे इजीली, कितना भी प्रेशर, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे से नहीं होगा। इसका रूट कॉज यही होता है कि वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है। कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो वो उसको करेगा। और दूसरी तरफ अगर
ये इंस्टिंक्ट उसके अंदर आती है तो वो नहीं करेगा, कितना भी आप उसको रिसोर्सेज दे दीजिए वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चा प्रेशर लेगा। दूसरे इसके अलावा और बहुत सारे हमारे सोशलाइजेशन फैक्टर, उसका पीयर ग्रुप, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के टाइम में पीयर ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उसका ग्रुप जो है बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है और बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहा है तो नेचुरली उस पर इफेक्ट आएगा ही। अच्छा, दूसरा मैम एक चीज़ और आती है कि जो बच्चे, ऐसा कुछ रिसर्च है क्या कि जो बच्चे मंदिर जाते हैं, सत्संग ज़्यादा सुनते हैं या कुछ धार्मिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या उनके अंदर प्रेशर फेस करने की क्षमता ज़्यादा होती है? यस, बिल्कुल होती है, अदर देन दूसरे? बिल्कुल, क्योंकि जब हम देखिए, आपने कहावत सुनी कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब है कि हम जब पॉजिटिव थॉट्स अगर सोचेंगे, मैं आपके प्रति पॉजिटिव हूँ, आप मेरे प्रति पॉजिटिव, तो नेचुरली हमारा जो इंटरेक्शन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो जब हम पॉजिटिव परसीव करेंगे, देखिए जब कहते हैं हम अगर किसी चीज को पॉजिटिव परसीव करेंगे तो हमारे बिहेवियर में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो जो बच्चा मंदिर जा रहा है, जो बच्चा प्रेयर कर रहा है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी यानी अगर वो चैंटिंग कर रहा है, प्रे कर रहा है, तो इट मींस कहीं पॉजिटिविटी है, उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं उसकी मैपिंग चल रही है उस पॉजिटिव थॉट्स की। और वो पॉजिटिव, वो परसेप्शन जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव परसेप्शन, उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। और पॉजिटिविटी जब उसके अंदर आएगी तो बिहेवियर भी निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव होगा। जैसे ये कहा जाता है कि संघर्ष से सफलता की ओर रास्ता तय करते हैं, तो वो संघर्ष करने की जो क्षमता है वो उसको मिल सकती है। बिल्कुल मिलेगी। अच्छा मैम, एक चीज बताइए कि क्या पेरेंट्स हैं, क्या उनको ये करना चाहिए कि बच्चे को मंदिर लेके जाएं, रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको घुमवाना चाहिए, और जो हैं मतलब इतिहास में जो महापुरुष हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए, कि ये बताना चाहिए कि इन्होंने भी तो संघर्ष से सफलता का रास्ता तय किया है। तो क्या ऐसी जो स्टोरियां हैं पेरेंट्स को क्या ये सिखानी चाहिए? जी बिल्कुल सिखानी चाहिए। इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल सिखानी चाहिए। इसको हम रोल मॉडलिंग कहते हैं जी। इस पे हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट हुए, सोशल लर्निंग साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट भंडूरा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं कि रोल मॉडल हर बच्चे की लाइफ में, हर व्यक्ति की लाइफ में एक मॉडलिंग जो है, रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि क्योंकि हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी को रोल मॉडल मानते हैं, अपनी मदर को माने, फादर को माने, सिस्टर को माने, किसी टीचर को माने, या किसी जो हमारे वीर पुरुष हुए उनको माने, या जो और लोग हुए उनको माने। तो हम जैसे वो पुरुष होते हैं, आपने कहा ना कि किताबें देनी चाहिए, हम जैसे हम राम का कैरेक्टर देते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं कि राम जैसा बनना चाहिए। तो राम की जो विशेषताएं थी, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बने। तो वो खूबियां, यानी अगर हम उनकी स्टोरी बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेक्टरिस्टिक बच्चा अपनी लाइफ में उसको फॉलो करेगा निश्चित रूप से। तो हम जब अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं, या अच्छे जो हमारे महापुरुष हुए उनको जीवन उनको पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आता है। इसलिए हम इनको मंदिर ले जाना, अच्छी किताबें पढ़ाना, अच्छी मूवी दिखाना। आप देखिए मूवी अच्छी नहीं बनती तो पेरेंट्स लेके नहीं जाते, पहले लेके जाते थे कि सारा फैमिली जाती थी मूवी देखने, अब नहीं जाती। तो वो कहीं ना कहीं देखिए आएगा। नहीं, मूवी तो मैम, मूवी एक एंटरटेनमेंट हो गया। हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें रिलीजियस फिल्म में दिखाई जाए, उन्हें रिलीजियस जो लिटरेचर है वो पढ़ाया जाए, तो इसका इम्पैक्ट है कि कितने गुना बच्चे को पड़ेगा। और ये बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए कि जब वो बच्चा बचपन से ये ग्रोइंग करेगा तो आने वाले दिनों में वो चैलेंजेस को फेस करना सीख लेगा। जी। अच्छा मैम, एक सवाल और आता है कि आज के दौर को अगर आप देखेंगे तो फैमिली डिस्प्यूटेड के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी। साइकोलॉजिकल को लेके जो आज का दौर आप देख रहे हैं, तो कैसे ऐसा क्यों हो रहा है कि जब सारे संसाधन लोगों के पास हैं, और एक बात ये कही जाती है कि एक शेर बड़ा अच्छा है कि साधनों के संसाधनों में दुनिया सिमटी हुई, फिर क्या हुआ कि फासले ही फासले चारों तरफ। कि जब सब कुछ संसाधन है लेकिन फिर भी फासले हैं, तो ऐसा क्या आप देख रहे हैं, क्या कारण है इसका? हाँ जी, इसका भी एक और जो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो है कि ईगो। जी, हमारी जो ईगो है वो बहुत, हर रूट जो है, योगा साइकोलॉजी कहती है कि हर प्रॉब्लम के पीछे कॉज है आपकी ईगो। आपने देखा योगा जब हम करते हैं तो हमेशा, चाहे हमारे प्रधानमंत्री भी हों, चाहे हमारे राज, सब नीचे बैठ के योगा करते हैं। तो योगा का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी ईगो को डाउन करना। कभी आपने नहीं देखा हो, कितना भी बड़े हों, वो योगा हमेशा डाउन टू अर्थ, कि वो ये ऑब्जेक्टिव वो हमें देते हैं। ये पहला प्रिंसिपल योगा साइकोलॉजी का यही है कि आपकी जो ईगो है ना, कि मैं ये हूँ, उसको डाउन करो।
पहला यहीं से शुरुआत होती है। तो वो हर चीज़ का जो कारण है जो आप बता रहे हैं, वो पहली चीज़ है ईगो, कि हमारे अंदर ईगो कि मैं ये हूँ, आई एम सच एंड सच। अगर आई फीलिंग जिसके अंदर ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी वो क्रिएट करेगा दूसरे पर्सन, क्योंकि वो चाहता है इंटेंडेड इफेक्ट, कि मेरा इफेक्ट मैं ये हूँ उस दूसरे बंदे पे जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है टॉलरेंस पावर हमारी कम हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए बढ़ रहा है, पहले तो वुमेन्स के अगेंस्ट था लेकिन अब मैन के अगेंस्ट भी हो रहा है ना। तो दोनों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग, देखिए आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत खत्म हो चुकी है। इसका रूट ईगो, कि मैं ये हूँ, मैं भी 24 घंटे काम करती हूँ, 24 घंटे में मैं भी 18 घंटे काम करती हूँ, आप भी करते हो, जितना काम मैं करती हूँ उतना आपको करना है। हमारी जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति हम उतने जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मान लो मैं फीमेल हूँ तो मेरी कुछ, ठीक है मैं काम कर रही हूँ, अच्छी जगह काम कर रही हूँ, मेरे को भी अच्छी हैंडसम सैलरी मिल रही है, लेकिन जो मेरी बेसिक काम है मैं उसको भी देखती हूँ, घर को लुक आफ्टर करना, बच्चे को लुक आफ्टर करना। तो वो अगर हम जिम्मेदारी समझें तो बहुत सारी चीज़ों को हम शायद बहुत लोअर लेवल पे ही कम कर सकते हैं, बहुत हायर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे नहीं ये। अच्छा मैम, ये एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, मोटा मोटा आप बता दीजिए। मान लीजिए कोई न्यू कपल है जिसकी अभी हुई है शादी, तो वो क्या करे कि भविष्य में ऐसे तनाव की स्थिति में वो ना आ पाए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि वो 1-2 साल तो शादियाँ ठीक चलती हैं और जैसे ही वो हनीमून मना के लौट आते हैं तो उसके बाद चीज़ें बिगड़ती जाती हैं, डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। तो वो मोटा मोटा आप बताइएगा कि वो क्या करें, अगर टिप्स पे आप बता पाएँ। हाँ जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैंने कहा कि आपसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं वो, जी ठीक है। अपना जो अवेयरनेस लेवल है थोड़ा सा, जो उन्होंने सिर्फ वहीं तक रखा है उसको थोड़ा सा बनाएं। दूसरी, एक दूसरे की फैमिली के मेंबर को एक्सेप्ट करें, है ना। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो देखिए आगे लाइफ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। भाई वो भी एक्सेप्ट करें, बॉयज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और गर्ल्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, हम दोनों के बिना दोनों की लाइफ, देखिए दोनों आपस में एक जगह क्या है, बॉन्डिंग वो है, ब्रिज है, वो उस फैमिली को जोड़ रहा है, वो उस फैमिली को जोड़ रहा है। तो अगर ये दिमाग में उनके आ जाए तो मैं समझती हूँ कि इतनी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, क्या इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारा सोशलाइज फिर उसी चीज़ पे आ जाती है कि हमें अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर हम मान के चलें तो देखिए बहुत वहीं बेसिक लेवल पे ख़त्म हो जानी है वो चीज़ें, है ना। और बहुत ज़्यादा उतने पे भी नहीं होती हैं। तो देखिए फिर तो आपको अपनी काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए, यानी हस्बैंड वाइफ की जब वो बंधन में बंध रहे हैं उससे पहले उनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। एक तो ये रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया ये बहुत खतरनाक है आज के टाइम में, लिव इन रिलेशनशिप वाला, है ना। तो उसमें क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट तो पहले ही पूरी हो गई सारी जो उनकी बेसिक जो नीड्स थी, है ना, वो तो पहले ही पूरी हो चुकी। जब वो पहले पूरी हो चुकी तो उसके बाद उन्हें कोई बचता ही नहीं, फिर डिस्प्यूट बचता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो जब से इसको थोड़ा सा लीगली माना है तब से सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा आई हैं। अच्छा मैम, दूसरा एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आत्महत्या या सुसाइड के जो विचार लोगों के अंदर आने शुरू होते हैं, कितना टाइम लगता है। एक तो कुछ लोग होता है कि इंस्टेंट लड़ाई हुई, अपना गए, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन एक आदमी होता है वो बहुत दिन तक सोचता रहता है, नेगेटिव विचार उसके दिमाग में आते हैं, उसे ये लगने लगता है कि अब जीवन हमारा कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे लोग अगर आप देखते हैं या परिवार में कोई ऐसा लोग है जो आइसोलेशन में जा रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों को क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? हाँ, अभी देखिए हम लोगों ने भी एक रैली निकाली थी कॉलेज में जी, मेंटल हेल्थ रैली निकाली थी, जिन मेंटल हेल्थ डे होता है। तो हमारे बच्चों ने बड़े अच्छे स्लोगन दिए थे, उसी का मैं आधार बना के कि खुद से खुद की बातें करूँ। बच्चों ने बेस बनाया था कि खुद से खुद की बातें करो। इट मीन्स कि जब भी हमें कभी टेंशन या डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें अपने आप से टॉक करना चाहिए। पहली भी हम परेशान हैं, मिरर के सामने टॉक करें, बिल्कुल करें। दूसरी चीज इसी में एक हम कहते हैं ड्रिल थेरेपी, एक ड्रिल थेरेपी होती है। जैसे ड्रिल हम लोग करते हैं ना इसमें, तो अंदर से जितने भी कूड़ा करकट होता है उसके निकालने के बाद एक नेल उसके अंदर ठोकते हैं मोटा। उसी तरह से हमारे अंदर जो जितने नेगेटिव आ रहे हैं ना, बार बार गलत दूसरों के प्रति, क्योंकि एक बार अगर ये आ जाए कि गलत है तो उसके प्रति बहुत सारी चीजें, गलत थॉट्स हमारे अंदर आते जाएंगे। हम उसके प्रति या अपने प्रति भी आ रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो इसके अंदर ड्रिल थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे नेगेटिव व्यूज़ हैं, जितने भी नेगेटिव, उनको हम बोलते जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं गलत हूँ, मेरे अंदर डिप्रेशन है। एक फेज ऐसी आती है उसके अंदर कि फिर आप स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, ये आप प्रैक्टिस बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस
कितने 5 मिनट 10 मिनट कब तक हाँ करनी हाँ, चाहिए? ये धीरे धीरे चलती है, ये सिस्टमेटिक चलती है। और इसको फॉरेन में कहा भी गया सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। हम धीरे धीरे डिसेंसिटाइज करते हैं उसके प्रति, है ना। हमें वो बोल के निकालना है। बोल के निकालना है। या बहुत कई बार क्या होता है, जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम एक रिलैक्स और टेंशन, देखिए दो चीज एक साथ नहीं चल सकती। आप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिलैक्स और टेंशन एक साथ हो। या तो आप टेंशन में होंगे या रिलैक्सेशन में। तो अगर हमें टेंशन कम करना है, ये वोल्पे ने दी थी 1958 में कि टू इनकंसिस्टेंट रेस्पॉन्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू विल रिप्लेस द वीकर। जो स्ट्रॉन्ग होगी वो वीक को रिप्लेस कर देगी। तो हम क्या करते हैं, हमें टेंशन में, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो हमें उसको कम करना है, तो रिलैक्सेशन टेक्निक हम बढ़ाते जाते हैं। योगा में, मेडिटेशन में, टॉक में, म्यूजिक में, दूसरे से लोगों से इंटरेक्ट होकर अपनी बातों को दूसरों से शेयर करके, है ना, तो उसको हम उस ध्यान से उसको हटाते हैं। तो धीरे 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 सिस्टमेटिकली हम रिलैक्सेशन बढ़ाते जाएंगे और डिप्रेशन या दूसरी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। सो बहुत सारे रिसर्चेस भी हुई हैं। हमारी माइग्रेन, हमारा डिप्रेशन, हमारा स्ट्रेस इससे बहुत कम हुआ है इस टेक्निक से। इसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, बच्चों की प्रॉब्लम्स बहुत कम हुई हैं इससे। ठीक, एक मैम आखिरी सवाल आपसे और है, सोशल मीडिया के जो गैजेट्स हैं, अभी बहुत सारी खबरें आती हैं, आप भी खबरों को पढ़ती होंगी कि 8 साल का बच्चा है, उससे मोबाइल छीन लिया तो उसने माँ को पत्थर मार दिया, डेथ कर दी। तो 8, 9 साल, 10, 15 साल तक के जो बच्चे हैं और उनके लिए सोशल मीडिया या मोबाइल ले लीजिए, टैब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उनसे जब वो छीन लिया जाता है तो वो एक एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं जी। इस चीज़ का क्या कारण है और क्या करें? प्रॉब्लम तो ये है, अब हम क्या करें, पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चा जो है, सोशल मीडिया ज़रूरी तो है, लेकिन अब ऑनलाइन चीज़ें क्लासें चलने लगी तो वो ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट रहे। तो वो लिमिट कैसे निर्धारित हो, पेरेंट्स क्या करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब जैसे आपने कहा ना कि बच्चे से मोबाइल छीन लिया, बच्चे ने पत्थर मारा, एग्रेसिव हो गया, नेचुरली उसकी नीड थी वो, है ना। अब किसी की नीड को आप ब्लॉक करोगे तो एग्रेसिव, क्योंकि नीड जब हमारी ब्लॉक होती है, मोटिवेटेड बिहेवियर हमारा ब्लॉक होता है, तो सबसे पहले इसकी जो कॉन्सिक्वेंस होती है, इफेक्ट होता है, वो होता है एग्रेसिव बिहेवियर। तो उस एग्रेसिव बिहेवियर को हमें कम करने के लिए पहले पुराने टाइम में हम लोग पनिशमेंट देते थे, लेकिन अब पनिशमेंट नहीं देना। जैसे छीनना उसका एक पनिशमेंट हुआ, तो हमने छीन लिया, छीनने के बाद हम उसको जस्टिफिकेशन भी देंगे, साथ में बताएंगे कि देखिए मैंने इसलिए छीना। अगर आप आधा घंटा देखोगे तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, आज आपने आधा घंटा देखा, ठीक है। बच्चे को कहिए देखो आधा घंटा, 1 घंटा आपके लिए ठीक है, आप देखिए कोई मना नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक है। आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपकी ब्रेन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हमें जस्टिफिकेशन देना, उसको बताना, उसको रीजनिंग देनी है कि हमने इसलिए छीना था। क्योंकि बच्चा जब उसके बारे में क्लियर हो जाएगा, मेरी मदर ने ऐसे नहीं छीना, उसने कारण है। तो अगर बच्चा धीरे धीरे, सपोज बच्चे ने 1 घंटे कम देखा, 2 घंटे कम देखा, है ना, तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप ग्रेजुअली कम करना है, धीरे धीरे, एकदम नहीं, उसको पनिशमेंट नहीं देना है। पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट आपने दिया तो रिप्रेस्ड हो जाएगा वो बिहेवियर, उस टाइम तो दब जाएगा, आपके सामने तो वो उठा के फेंक देगा, लेकिन जैसे ही आप उस जगह से हटोगे, वो बच्चा फिर मोबाइल उठाएगा और फिर देखेगा। हाँ, अगर आप रीजन दोगे, उसको जस्टिफिकेशन दोगे कि बेटे इसके ये साइड इफेक्ट हैं, तो हो सकता है कि वो जितना देखता है उससे थोड़ा कम कर। दूसरा एक चीज आता है, रील बच्चे जब देखना शुरू करते हैं तो वो पूरा टाइम उसी में वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे इन सब चीज़ों पे भी क्या रोक लगनी चाहिए, या इन सब चीज़ों पे हमें थोड़ा सा मतलब अवेयर हो जाना चाहिए कि पेरेंट जो अवेयर हो जाएं कि नहीं, जो आप देख रहे हैं वो हमारी मॉनिटरिंग में तो है, कि जो आप देख रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको कि बच्चा मोबाइल में कैद हो गया और वो अपनी एक अलग दुनिया में, फैंटेसी की दुनिया में चलता है, तो वो जो फैंटेसी है वो एक दिन उसको क्राइम की रूट पे लेके आती है? इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म, कि बच्चा अपनी वर्चुअल ऑटिज्म में जी रहा है। आजकल आप देख रहे हैं छोटे बच्चे के हाथ में, क्योंकि मदर भी ना कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। आदत कहाँ से आई बच्चे को? आदत कंफर्ट जोन से आई। मदर सोचती है कि इसके हाथ में मोबाइल दे दो, बच्चे के हाथ में, और तुम अपना आराम से अपना खुद, मैंने भी मोबाइल देख रहा, तुम भी देखो। मम्मी भी मोबाइल देखती हैं। हाँ। बिल्कुल 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 देखती हैं। वो तो भाई उसको, बच्चा तो उसी को, मदर को देख रहा है ना, या फादर को देख रहा है ना, तभी तो उसके अंदर ये बिहेवियर आया, वैसे तो नहीं आएगा। तो मदर भी कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, सोचा ठीक है बच्चे को दे दिया, अपनी वो सारी कमियां दूर हुई, है ना। तो वो वहां से कहा, तो मदर को ये देखना है कि भाई बच्चे के अंदर ये क्यों आया, नहीं देना है उसको,
यानी रील वो क्यों देख रहा है, तो वो फोन उसको नहीं देना है, अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको बाहर घुमाने ले जाना है, उसके साथ खेलना है, घर में खेलो, बाहर खेलो, कहीं भी लेके जाओ। बच्चे के साथ जब आप फिजिकली इन्वॉल्व रहोगे तो नेचुरली बच्चा उसको नहीं उठाएगा। वही जैसे हम लोग जब थे तो कैरम खेला जाता था, लूडो खेला जाता था, तो जो स्पोर्ट एक्टिविटी हैं जो इंडोर की हैं, उनमें वो जरूरी नहीं है कि भाई आप बाहर ही खेलो, आप घर में भी लूडो खेलो, आप कैरम खेलो, आप सांप सीढ़ी खेलो, आप इवन हम लोग पहले वो ताश भी खेला करते थे, भाई 4-5 इकट्ठे हो गए घर में, बुआ के आगे सब आगे तो खेला करते थे, 2-2 3-3 घंटे निकल जाते थे। या लूडो खेलना शुरू किया तो कई घंटे निकल गए। अब वो सारी एक्टिविटी तो है नहीं। और वो भी ये कारण रहा कि छुट्टियों का मतलब ननिहाल होता था, अब लोग ननिहाल नहीं जाते, छुट्टियों का मतलब हिल स्टेशन हो गया, हिल स्टेशन, परसेप्शन बदला है। ये भी गाँव से अटैच नहीं है बिल्कुल भी, अपने फैमिली मेंबर से अटैच नहीं है, फैमिली में बस वो मदर फादर ही और वो ही जो घर में मेड होती है वहीं तक लिमिटेड रहता है बच्चा, फैमिली मेंबर्स तक जाता ही नहीं। अच्छा, आखिरी मैम एक दर्शकों को आप बता दीजिए, जो बच्चे हमें देख सुन रहे हैं कि जो बच्चे अब बोर्ड का एग्जाम देंगे आने वाले दिनों में, वो प्रेशर ना लें और अच्छे मार्क्स हासिल करें, दोनों ही चीजें। जी। तो प्रेशर ना अपने ऊपर लें और अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए वो क्या करें? जी, मैं बच्चों को यही सिखाना मतलब बताना चाहूँगी यहाँ पर कि बच्चे प्रेशर बिल्कुल ना लें। ठीक है, कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट भी लग रही है तो उस चीज़ को आप एक सिटिंग में ना याद करें, आप उसको ब्रेक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा जो इजी गोइंग है उसको एक सेटिंग में निकाल दीजिए, जिसको हम कहते हैं होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। यानी एक छोटा इजी गोइंग है, उसको होल निकाल दीजिए। अगर आपको कोई चीज़, कोई फॉर्मूले, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फॉर्मूले आपको बहुत टिपिकल लग रहे हैं तो आप उनको थोड़ा थोड़ा पार्ट में याद कीजिएगा। जैसे एक टीचर होता है, वो कभी एक सिटिंग में पूरा लेक्चर नहीं पढ़ाता, वो कभी कुछ पढ़ाता है, कभी कुछ पढ़ाता, इसीलिए तो पढ़ाता है कि बच्चे को धीरे धीरे समझ में आए। तो कभी भी इस प्रेशर मत लीजिएगा, सिस्टमेटिक तैयारी कीजिएगा, स्पोर्ट्स भी अपना रखो, खाना पीना ठीक रखो, नींद पूरी लीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ रेगुलर स्टडी। बच्चे को रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपने बच्चे को यही देती हूँ। देखिए, मेरा बच्चा भी सेंट मैरी में पढ़ रहा है, उसको भी 10th और 12th अभी भी निकाला उसने। मैं भी उसको ये कहती हूँ कि नहीं, आप धीरे धीरे चाहे 4 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि सारे दिन किताब लिए बैठो, जितना टाइम पढ़ो उतना टाइम अच्छे से पढ़ो। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक आप रिवाइज नहीं करो, रिहर्सल नहीं करोगे, रिपीट अगेन एंड अगेन, जब भी कोई मटेरियल आपका शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा। और एक बार जब मटेरियल आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में चला गया, यानी आपने 2-3 बार उसको रिपीट कर दिया, रिवीजन कर दिया, तो पूरी फिर आप भूलोगे नहीं उसको, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस हमारे बच्चों की रहती है। तो प्रैक्टिस करें बच्चे, और जी बिल्कुल प्रैक्टिस करें, और मतलब प्रेशर बिल्कुल अपने आप खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर मैडम का यही कहना है कि हर बच्चा अपने में खूबसूरत होता है और हर बच्चे में अपने कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, तो उन खासियत को आप पहचानिए, प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।